Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good evening to all of you. My name is Manas Pandey and I welcome you all on Skill Hut Academy. तो इससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक विचार से। वो क्या है कि देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो आप सोच सकते हैं और जो हर कुछ जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो विद दिस वर्ड लेट अस स्टार्ट। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मिनिमम एज। देखिए, बहुत ध्यान से हर चीज़ को समझिएगा बच्चों। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, और उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या कहता है? ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये कहता है कि किसी भी एक आदमी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सभी के लिए क्या है? एक समान है। अब मैटर क्या है, इशू क्या है? तो इशू है यूनिफॉर्म मिनिमम एज। तो आइए अब हम इशू पे चलते हैं। इशू ये है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 एक्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्ट हैं? सबसे पहला एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट। सबसे पहला एक्ट कौन सा है? हिंदू मैरिज एक्ट। ये कब था? 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। एक और एक्ट है, देखिए वो कौन सा एक्ट है? वो है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये तीनों एक्ट क्या कहते हैं? ये एक्ट ये कहते हैं कि भारत में जो मेल होगा उसकी शादी की मिनिमम एज होगी 21, और जो फीमेल होगी उसकी शादी की मिनिमम एज होगी 80। ठीक। अब आप एक चीज देख के बताइए, एक तरफ फंडामेंटल राइट क्या कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे सब एक तरीके से हैं, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि फीमेल की जो मिनिमम एज फॉर मैरिज है वो है 18, और मेल की जो मिनिमम एज है वो क्या है? 21। तो यहीं से एक डिस्क्रिमिनेशन का एक ग्राउंड बन जाता है। तो अब इशू है क्या? आइए उस पे चलते हैं। इशू ये है कि इन्हीं ग्राउंड पे ऐसा लोगों ने माना कि यार ये चीजें जो है वो औरतों के अधिकारों को काट रही हैं। मतलब औरतों का भी जो, फीमेल्स का भी जो एज है वो भी बढ़ा के कितना करना है? 21 करना है। इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया? केस किया। कहां पे? 2 हाई कोर्ट में केस किया। कौन कौन से 2 हाई कोर्ट में केस किया? एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, दूसरा कहां किया? राजस्थान हाई कोर्ट में केस किया। तो अभी इशू ये चल रहा है कि अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने क्या कहा? एक एक्ट है, एक एक्ट क्या मानिए आप, एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 139A। ठीक। आर्टिकल 139A क्या कहता है कि अगर किसी भी कोई एक सेम मैटर, एक मैटर किन्हीं 2 अलग अलग कोर्ट में चल रहा हो और दोनों कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो उसका मामला, तो इन दैट कंडीशन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 139A के तहत इस मामले को क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट या फिर जितने भी मैरिज एक्ट है उनमें कुछ डिफिशियंसी थी। मेल की एज थी मिनिमम 21 शादी के लिए, 21, और फीमेल की क्या थी? 18। तो अब उसको केस किया गया 2 हाई कोर्ट में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज करते हुए क्या कर लिया? इन दोनों को रोक के इनके तहत, इस आर्टिकल के तहत सारे मैटर को अपने पास ले लिया। अब उसको क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन बनेगा क्या? अगर आप बैंक पीओ, एसएससी या वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग देखते होंगे जीएस का क्वेश्चन आ रहा हो कहीं से भी आ जाए। कहीं से कभी नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा कहां से आता है? फ्रॉम लास्ट 1 ईयर का कोई भी पेपर उठाइए, ठीक है, और उस पेपर को उठा के देखिए तो आप पाएंगे कि साल भर में जितनी भी एक्टिविटी हुई है आपके आसपास में, उन्हीं से उठाता है। अब देखिए इस टॉपिक पे अगर बैंक पीओ पूछेगा या एसएससी पूछता है तो वो पूछेगा आर्टिकल नंबर 139A क्या कहता है। ये किसमें पूछेगा?
एसएससी में पूछेगा, और किस में पूछेगा, यूपी पीसीएस में पूछेगा। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है क्या कि आर्टिकल 139 ए क्या है, तो आर्टिकल 139 ए आपको एक्सप्लेन करना होगा। और क्या पूछ सकता है, ये पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के, हिंदू मैरिज एक्ट ये दे देगा, स्पेशल मैरिज एक्ट, और क्या दे देगा, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इस टाइप की चीजें दे देगा। और आपको इंडिविजुअल चीजें पूछेगा। ये सब किस में पूछेंगे, वनडे एग्जाम्स में जितने भी हैं, ठीक है। बट अगर यूपीएससी आएगा तो यूपीएससी में क्या पूछेगा, इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। आपको पता है यूपीएससी में जो मेंस का पेपर होता है उसमें GS1 में वुमेन एम्पावरमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या आपको ऐसा लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें, यूपीएससी में। अगर आपको डिटेल हर चीज की पता है तो आप कहीं पे भी गलत नहीं होंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टॉपिक। सो दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे मैं रीजन आपको देता हूं। आप देख पा रहे हैं इसका नाम क्या है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे कि ये इश्यू आज के टाइम पे क्यों चल रहा है। अगर ये आज के टाइम पे चल रहा है तो पहली चीज क्यों चल रहा है, दूसरी चीज इसके बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक पूछेगा वनडे एग्जाम में, इसका बैकग्राउंड पूछेगा यूपी पीसीएस या यूपीएससी में। तो लेट अस स्टार्ट विद सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये क्या है, आप सभी को दिख रहा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। MOEFCC मींस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने क्या किया कि 2 फरवरी को क्या किया, अनाउंस किया। किस चीज का अनाउंस किया कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च द सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। और ये कहां पे लॉन्च होगा, तो ये लॉन्च होगा कहां पे, चेन्नई में लॉन्च होगा। कहां पे लॉन्च होगा, चेन्नई में लॉन्च होगा, ठीक है। तो अब जितने भी वनडे एग्जाम में होंगे ये उनके लिए पेट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कहां पे बना, तो ये आपको दिख रहा है कहां पे बनाया गया है, चेन्नई में स्टार्ट किया जाएगा गवर्नमेंट से। और कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो MOEFCC मींस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक। अब ये तो वनडे एग्जाम में है। और क्या क्या पूछ सकता है, अच्छा आज इशू में क्यों है, क्योंकि अभी हाल में 2 फरवरी को, जो कि बोला जाता है 2 फरवरी को क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बैंक पीओ या एसएससी के पेपर हैं उसमें ये जरूर आता है कि 2 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस डे इज नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। और क्या पूछ सकता है, इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन कहां पे है, तो चेन्नई में। 2 क्वेश्चन। और क्या पूछ सकता है, और ये पूछेगा इसकी थीम क्या थी, 2 तारीख को जो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेटलैंड्स एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2021 की जो थीम है ये पीसीएस के पेट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि पीसीएस में आजकल मोर देन 20 क्वेश्चन आर फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या हो गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ पे हुआ, चेन्नई में हुआ, ये आ सकता है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, वेटलैंड एंड वाटर है, किसकी, 2021 की, ये आ सकता है। ये तो वनडे एग्जाम में आएगा। अब थोड़ा हम लोग आते हैं बैकग्राउंड में। अगर ये वनडे में एग्जाम में ना आके यूपीएससी में आए तो आपको पता होगा 3rd पेपर जो जीएस का होता है मेंस में, उसमें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं ये टॉपिक वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो एक कन्वेंशन है किसमें, एनवायरमेंट में, जिसका नाम है कौन सा कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। ये बहुत है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब देखिए मैंने बोला ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वनडे एग्जाम में, लेकिन जितने बड़े एग्जाम है उसमें बैकग्राउंड पूछेगा। तो वेटलैंड कहाँ से आया, तो रामसर कन्वेंशन से आया। रामसर कन्वेंशन क्या कहता है, ये कन्वेंशन देखिए 1971 में साइन हुआ था। कब हुआ था, 1971, वो भी कब, 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन क्या किया गया था, साइन किया गया था। जितने भी वर्ल्ड थे उस मतलब आपस में जितने भी कंट्रीज थे सबने मिलके क्या किया, रामसर कन्वेंशन पे साइन किया। ये कहाँ पे, तो रामसर एक जगह है, कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में। किस जगह पे, रामसर, जो कि कहाँ पे है, ईरान में, ठीक। और ये क्यों हुआ था, दिस वाज हेल्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ
वेटलैंड्स, जितने भी वेटलैंड है उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने वेटलैंड भारत में आज के टाइम पे हैं, हाउ मेनी वेटलैंड साइट्स आर देयर इन इंडिया राइट नाउ। तो इस समय टोटल 42 साइट्स हैं वेटलैंड, कितनी 42 साइट्स हैं कहाँ पे, इंडिया में। और जो सबसे रिसेंट साइट है 42nd तो कौन सी है, सबसे रिसेंट जो साइट है वो है सोकर, PSOKAR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के ले लीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आइदर इट इज यूपीएससी और इट इज इन आस्किंग इन यूपीपीसीएस, ये जरूर आएगा, फिक्स है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिक्स है क्योंकि ये लिखा रहता है सिलेबस में। तो सोकर, और ये कहाँ पे है, सोकर लद्दाख में है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। ये 42nd है, याद रखिएगा। अब तक टोटल कितने हैं, 42 है इंडिया में। अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में रामसर साइट है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे कितने रामसर साइट हैं, 8 रामसर साइट्स हैं। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर, 8 रामसर साइट, ठीक है। और अभी हाल में इस 8 में से कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको पता होगा कई से, एक समसपुर है, एक समन है, एक सुर सरोवर है, इस तरीके के हैं। टोटल 8 रामसर साइट हैं, ये यूपीपीसीएस के लिए मैंडेटरी है, इन 8 को आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर दिस वी विल हैव ए सेपरेट लेक्चर, इसके लिए हम एक रामसर कन्वेंशन के लिए एक अलग से लेक्चर लिया जाएगा, उसमें हम लोग इसको वी विल डिस्कस इन डिटेल, ओके। तो इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक पेट क्वेश्चन है क्या, कि ये आपको देख रहे हैं, ये जो रामसर कन्वेंशन था उसने ये डेफिनेशन दी वेटलैंड की, तो आप इस डेफिनेशन में देख रहे होंगे वेटलैंड क्या होता है, ये एरिया ऑफ मार्श, मतलब आप सीधे सी भाषा में समझिए तो वेटलैंड क्या होते हैं, ऐसा इलाका जिनके ऊपर पानी बहुत दिन से रुका हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, वेटलैंड्स, ठीक है। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इट इज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। मार्श का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, मार्श का मतलब होता है, देखिए, ऐसा इलाका, ऐसी लैंड जिसके ऊपर पानी हो लेकिन कोई पेड़ ना हो। तो हमेशा याद रखिएगा जो मार्श होते हैं, मार्श में ट्री नहीं पाए जाते हैं, मार्श में क्या नहीं पाए जाते हैं, ट्री नहीं पाए जाते हैं। और फेन में क्या होता है, मार्श में ट्री नहीं पाए जाते हैं, बात ध्यान रखिएगा। और एक और चीज आता है पीटलैंड, ठीक। अब आपको ये बताना है, आपस में खुद पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए कि फेन में क्या डिफरेंस है, मार्श और फेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, ये वाटर है, पीटलैंड क्या होता है, जैसे कई जानवर मर जाते हैं तो उनसे अब समय के साथ वो क्या होता है, कन्वर्ट होते रहते हैं सॉइल में, तो ये वही पीटलैंड है, ठीक है। अब बात आ जाती है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टॉपिक कितना है, एक, लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो आपको इस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। खास तौर से यूपी पीसीएस जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। 8 टोटल हैं, जिनमें से सुर सरोवर रिसेंटली जो आगरा में है वो नए तरीके से इंक्लूड किया गया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद दी एंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स थे, अब बाकी टॉपिक जो है वो छोटे छोटे वनडे एग्जाम है और बैंक एसएससी के लिए पेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे देखिए, एरोस्पेस 2021, तो पेट क्वेश्चन क्या आएगा, एसएससी बैंक पीओ में ये कहीं भी आ सकता है, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये आपको बताना होगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पे, बैंगलोर में, वो भी बैंगलोर की किस जगह पे, एयरफोर्स स्टेशन में। और ये कहाँ पे है, यलहंका, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटका में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कौन सा है, याद रखिएगा, ये 13th एडिशन है, किसका, एरोस्पेस एरो इंडिया 2021 का। इसमें एक लाइन लिख रखी है, दिस इज हाइब्रिड वर्जन विद फोकस ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो पहले क्या होता था, कोरोना नहीं था तो सब लोग सामने आके फिजिकली करते थे, जब से कोरोना आ गया तो चीजें क्या हो गई, वर्चुअली हो गई। यू कैन सी ऑन दी नेट और यू कैन ऑल्सो सी ऑन दी वर्चुअली चीजें करना, दैट्स ऑल, ठीक है। सो लेट अस कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ये एक और इंपॉर्टेंट है फॉर वनडे एग्जाम्स, भाव्यालाल। ये भाव्यालाल कौन है, तो आप समझिए, तो ये कहाँ की है, ये अमेरिकन इंडियन है। भाव्यालाल कहाँ है, अमेरिकन इंडियन है। और इन्हें क्या बनाया गया है, तो रिसेंटली नासा हैज अपॉइंटेड हर एज ए एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली आपको पता है अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हुई है और जो 46th प्रेसिडेंट हुए हैं उनका नाम है क्या, 46 प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जो बाइडेन, जो बाइडेन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो बाइडेन ने क्या किया है, भाव्यालाल को, या ऐसा कहिए तो नासा ने, अच्छा नासा क्या है, नासा यूएस की एक स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोस्पेस
नेशनल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना होगा। ये क्या है, एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है कहाँ पे, नासा में। सो लेट अस कम टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टोटल देखिए 8 डेली कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9। और अगर आप डेली 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल मंथ में कितने हो गए, 300। और अगर आप 300 क्वेश्चन कंप्लीट करके किसी भी एग्जाम में बैठते हैं एक मंथ का, तो आई कैन गिव यू श्योरिटी ऑफ दैट एक क्वेश्चन आपसे आगे पीछे नहीं होगा, हर चीज आपसे सही होगी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। देखिए कोई भी क्वेश्चन हवा में नहीं आ जाता, उसका कुछ बैकग्राउंड रहा होगा तभी वो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ये क्या है, तो मैं बताऊं ऑक्सफोर्ड क्या करता है, जैसे हिंदी के कई वर्ड बहुत चर्चा में हैं पूरे साल 2020, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2020, तो 2020 में अगर हिंदी का कोई वर्ड बहुत चर्चा में हुआ रहेगा तो उसको ऑक्सफोर्ड क्या कर देगा, उसको ऑक्सफोर्ड क्या दे देगा, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो 2020 में सबसे ज्यादा चर्चा में क्या रहा, आत्मनिर्भरता। ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कहते रहे लोगों से, क्या कहते रहे, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना है, पीपी किट में हमको सेल्फ रिलायंस पे आना है, और रिलायंस पे आना है। पीपी किट हो गया, जितने भी मास्क हो गए खुद से बनाना शुरू कर दिया हमने, इंपोर्ट करना बंद कर दिया हमने, अपने आप से बनाना शुरू कर दिया, इसलिए ये वर्ड बहुत फेमस हुआ 2020 में। सो दैट्स व्हाई द ऑक्सफोर्ड हैज चोजन दिस एज ए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2020। अब ऐसा नहीं है कि यही बार पूछ लेगा, इसका बैकग्राउंड आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हिंदी के बजाय आप ये देखिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का है, 2019 में क्या था, तो देखिए अगर ये 2020 की बात कर रहा है, 2020 में कौन सा वर्ड था, आत्मनिर्भरता। आपसे ये भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत एग्जाम हुए नहीं है कोरोना टाइम पे, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2019 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, तो आपको ये पता होना चाहिए, वो था संविधान। क्या था, संविधान। अगेन लेट मी रिपीट इट कि ये क्यों चूज किया जाता है, ये वर्ड बहुत ही न्यूज में आया होगा उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल 2019 में आपको दो बड़े इवेंट हुए थे, कौन कौन से दो इवेंट, एक तो राम मंदिर का मुद्दा था, उस मुद्दे पे चर्चा हुई थी, गवर्नमेंट ने अपना बात रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया था किस पे, राम मंदिर पे, तो उसके लिए संविधान। एंड सेकंड इज व्हाट भाई, एक तो वो संविधान, दूसरा आपको पता होगा आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाई गई। ठीक है, वो भी संविधान में संशोधन करते हुए, दैट्स व्हाई संविधान वाज टेकन एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2019। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज आप में से कोई पूछ भी सकता है कि 2020 में चलो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर होता है, क्या इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर होता है, हाँ होता है, लेकिन 2020 में कोई इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर नहीं सेलेक्ट किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2020 में कोई भी इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर नहीं सेलेक्ट किया गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू दी अनदर पॉइंट। अनदर क्वेश्चन इज, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत महान आदमी थे, इनका नाम क्या था, पंडित भीमसेन जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चित व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये भारत के। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी कब, 4th ऑफ दी फेब को, 4 फरवरी को इनकी क्या थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक आपने गाना सुना होगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सुर की नदियां हर दिशा से, पहले हम लोग DD1 पे बहुत सुनते थे। ठीक है, तो ये वही जनाब हैं, इन्होंने क्या किया इस गाने को, तो जाहिर सी बात है ये क्या थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे। क्या थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे ये। ठीक है, बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन थे। जब आप सोच सकते हैं कि इनको DD1 पे लगातार रोज आता था इनका शाम को 4 बजे, तो इनका क्या था, ये बर्थ एनिवर्सरी थी, कब थी ये बात ध्यान रखिएगा, 4th फेब को। ठीक है, इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ये इतने महत्वपूर्ण आदमी थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब आपको ये देखना होगा कि बैकग्राउंड में जाके कि इन्हें भारतवर्ष किस पर्टिकुलर ईयर में दिया गया था। ठीक है, सो लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। इसमें यही पूछ सकता है, और ज्यादा पूछने का चांस नहीं बनता क्योंकि वनडे एग्जाम में है। अब ये अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिशिंग कैट। ठीक है, पहले ये है क्या, और एक लाइन लिख के मैंने क्यों छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी क्योंकि इन्वायरमेंट का टॉपिक है, और इन्वायरमेंट का टॉपिक आज के टाइम पे जब से देखिए UPPSC में और UPSC में AFO जुड़ने लग गया है, फॉरेस्ट्री वाले प्री भी सेम होने लगा है, तो प्री वाले एग्जाम में बहुत पूछता है ये सब कि फिशिंग कैट का क्या स्टेटस है, करंटली IUCN में क्या स्टेटस है। ठीक है, तो एक संस्था है, देखिए
एक संस्था है जिसका नाम क्या है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस है ग्लैंड में। ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये कब था, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1948 में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये IUCN ने क्या किया, एक रेड लिस्ट जारी की 1964 में। वो किस लिए थी, वो ये बताता दुनिया में जो जो जानवर, जो जो अलग अलग कलर के या अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। उन्हें 9 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया रेड डेटा बुक में। जो इंडेंजर्ड, जिन पे आगे चल के भविष्य में समस्या हो सकती है, जो खत्म होने का डर है जिनको, उनको क्या कर दिया, रेड डेटा बुक में इन्होंने वो कर दिया। तो ऐसे ये फिशिंग कैट है। ये फिशिंग कैट पाई कहाँ जाती है, तो आइए पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, रेड डेटा बुक किसमें है, IUCN में है। IUCN कौन, ये रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, सबसे पहला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक, ये UPPCS का भी क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, IUCN, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये क्यों मैं नाम बता रहा हूँ, तो आप देखिए भारत ये है, ये क्या है, दिस इज इंडिया, एज यू कैन सी दिस इज इंडिया। अब देखिए बहुत अच्छा तो वो नहीं बन पा रहा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब भारत में ये जो ईस्टर्न साइड है, आप ये देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ये जो ईस्टर्न बेल्ट है, मतलब पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट, उसके ऊपर और आ जाइए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, और ये बांग्लादेश, ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे इस इलाके में पाई जाती है ये फिशिंग कैट। नॉर्मल बिल्लियों से थोड़ा सा 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी रहती है, ठीक है, 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी रहती है, और ये पानी में जाती है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या करती है, खाने लगती है। तो अब क्या हुआ, अभी हाल ही में IUCN ने इसका स्टेटस चेंज किया है। इसका स्टेटस क्या चेंज कर दिया है, इसको इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड, 9 अलग अलग कैटेगरी है, याद रखिएगा 9 डिफरेंट कैटेगरी है रेड डेटा बुक में। फॉर IUCN की रेड डेटा बुक लिस्ट के लिए 9 कैटेगरी को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, जो भी अगला लेक्चर होगा अपकमिंग लेक्चर में, ठीक है। तो इंडेंजर्ड की बात आ जाती है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड क्या है, देखिए इंडेंजर्ड कैटेगरी से इसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया है, वल्नरेबल कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी से वल्नरेबल कैटेगरी में किसको डाल दिया गया है, फिशिंग कैट को। ये कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न इंडिया में। तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन अगर UPPCS में पूछा जाएगा तो, या किसी में पूछा जाएगा तो, इसकी कैटेगरी कहाँ से, इंडेंजर्ड से वल्नरेबल। वल्नरेबल का हिंदी में मतलब होता है, देखिए सुभेद्य। फॉर दोज स्टूडेंट जिनको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में चल रहा है, मेरा ये कहना है कि नेक्स्ट वाले लेक्चर से वी विल ट्राई टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन बोथ, वी विल बी डू इट इन बाइलिंगुअल, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आई एम सॉरी आज के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस ऑल वाज द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। इससे आपको क्या समझ में आया कि 2 टाइप के पैटर्न है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर वनडे एग्जाम्स, एक होता है बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछना फॉर बड़े एग्जाम्स जैसे UPSC, ठीक है। अब आपने वही देखा, ये जो भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी जी का ही देखा, वो भीमसेन जोशी में नॉर्मल पूछा जाता वो, लेकिन अगर UPSC पूछेगा तो क्या पूछेगा, पंडित भीमसेन जोशी का घराना क्या है, किस घराने के हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, UPSC पूछेगा कि वो किस घराने के हैं, किराना घराने के हैं, किस घराने के, किराना घराना। ये कहाँ पे है, ये कहाँ के थे, तो ये कर्नाटका के थे, ठीक है। अब ये सब चीजें किसमें पूछने लगा है, UPPCS में भी पूछने लगा है, डिटेल में पूरी चीजों पूछता है, ठीक है। सो आपको इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।